अभी तक हमने उनकी बात कर ली जिनके पास ना तो कुछ सब्जेक्टिव है ना कुछ ऑब्जेक्टिव है, जिनके पास ना तो कोई तर्क है और ना प्रेम, जिनके पास ना तो कोई क्वालिटी है और ना क्वांटिटी, फिर भी मिथ्या कल्पनाओं और खोखले आधारों की उड़ान यूं ही बढ़े चले जा रहे हैं। तो ऐसे लोग तो हवा में होते हैं। खैर कह लो कि बचपना है, शुरुआत है, अभी आगे जाएंगे। तो ये तो एक लेवल होता है। दूसरा लेवल ये होता है कि जिसके पास क्वालिटी तो नहीं होती पर क्वांटिटी होती है, जिसके पास सब्जेक्टिविटी तो नहीं होती ऑब्जेक्टिविटी होती है, जिसके पास अनुभव तो नहीं होते लेकिन एक वासा सड़ा गला सुना सुनाया रटा रटाया वाइब्रेशन होता है। कूड़ा भर लेते हैं दिमाग में। कूड़ा भरने का अर्थ है कि जिन्होंने सार नहीं समझा, शब्द समझे हैं, जिन्होंने किताब तो पढ़ी है लेकिन समझा कुछ भी नहीं, जो पढ़े तो बहुत हैं लेकिन समझे कुछ भी नहीं, जाना कुछ भी नहीं, जो बोले तो बहुत हैं लेकिन बोल कुछ भी नहीं पाए, जिन्होंने शांति की बात तो बहुत की है पर शांत कभी नहीं हो पाए, जिन्होंने मन को समझने का शब्द शास्त्र तो सुना है लेकिन कभी मन समझ नहीं पाए। तो ऐसे लोग केवल कुछ पकड़ते हैं फिर भी पकड़ नहीं पाते, कुछ छोड़ते हैं पर कुछ छोड़ नहीं पाते, कुछ ऐसा जान लेते हैं कि जो जानने का है उसको जान नहीं पाते। काश वो नहीं जान पाते जो उन्होंने जान लिया है, तो शायद उसे जान लेते जो जाना चाहिए था, जिसको जाना जरूरी है। बहुत लोग होते हैं ना कि कुछ लोग कुछ सीख लेते हैं इसीलिए फिर आगे वो कुछ भी नहीं सीखते क्योंकि कुछ सीख लिया है। काश से कुछ ना सीखा होता तो शायद वो वह सीख सकते थे जो सीखना चाहिए। कुछ कम मिल गया है इसलिए तुमने वो छोड़ दिया जिसका मिलना बहुत जरूरी था। ये सारी क्रिएशन एक जंजाल क्रिएट करती है। इस जंजाल को जरा गौर से समझने का प्रयास करो। कैसे? अगर ध्यान से ये पूछा जाए कि धनवान कौन है, धनी कौन है, तो सबसे पहले ये भी तो देखना जरूरी है कि धन क्या है। हम क्या शब्दों में उलझ गए हैं। हम कहते हैं कि अमीर क्या है। हम समझते हैं कि जिसके पास कुछ वस्तुएं इकट्ठी हैं और जो वस्तुएं लाने की क्षमता रखता है, जो नई वस्तुएं खरीद सकता है, और जिसके पास वस्तुएं हैं वो धनी है। जो वस्तुएं इकट्ठा करने की क्षमता रखता है उसको वास्तु के धनी का क्या अर्थ होता है, अमीर का क्या अर्थ होता है? अमीर का अर्थ होता है जिसे और कुछ चाहिए ही नहीं, उसको अमीर कहते हैं। लेकिन तुमने वस्तुओं को इकट्ठे करने वाले लोगों को अमीर कह दिया है। देखो, अमीर, धनी, ये शब्द बड़े अलग अलग होते हैं। धनी का अर्थ होता है किसी विशेष धन में धनी होना। अगर कोई वस्तुओं में धनी है तो वो वस्तुओं का धनी है, मन का धनी थोड़ी ही है। धन के बहुत प्रकार होते हैं। धन कोई एक तो होता नहीं। किसी के पास ज्ञान धन होता है, किसी के पास वस्तुओं का धन होता है, किसी के पास संगीत का धन होता है, किसी के पास संतुष्टि का धन होता है, किसी के पास शांति का धन होता है। धनों की कोई एक टाइप तो होती नहीं है, अलग अलग टाइप के धन होते हैं। तो अलग अलग टाइप के धनी भी होते हैं। तो जिन्हें हम सामान्यतः अमीर कह देते हैं क्योंकि हम ऐसी दुनिया में जीते हैं जो हम पर थोपी गई है। तो उस दुनिया में हम उसी को धनी कह देते हैं जिन्होंने वस्तुएं इकट्ठी कर ली हैं। लेकिन धनी वो नहीं होते, वो किसी उस वस्तु के धनी हैं, वो वास्तुक हैं। वास्तुक शब्द का प्रयोग मैं जानबूझकर कर रहा हूँ क्योंकि तुमने धनी शब्द की परिभाषा बदल दी है, तुमने अमीर शब्द की परिभाषा बदल दी है।
क्योंकि धन तुमने एक ही समझ लिया है कि एक ही धन है, वस्तुओं को इकट्ठा करना। लेकिन वस्तुएं क्यों इकट्ठी की जाती हैं? वस्तुएं सुकून के लिए इकट्ठी की जाती हैं कि हम फ्रिज ले आए सुकून मिलेगा, बेड ले आए सुकून मिलेगा, किताबें ले आए सुकून मिलेगा, घर बना लें सुकून मिलेगा। लेकिन अगर सुकून के लिए वस्तुएं इकट्ठी की जाती हैं तो धन तो सुकून हुआ, वस्तुएं नहीं। और तुमने उल्टा कर दिया है कि वस्तुओं को इकट्ठा करने वाले को धन कह दिया है। वस्तुएं इकट्ठा करने वाला धनी नहीं होता है। धनी किस चीज का धनी? और अमीर, ये तो बहुत ऊंचा शब्द है। अमीर शब्द किसके लिए होता है? जिसके पास सारे धन हो उसको अमीर कहते हैं। प्रचुरता, प्रॉस्पेरिटी, जिसके पास अब कोई कमी नहीं रही उसको धनी कहते हैं। जिसके पास सारे धन होते हैं उसको अमीर कहते हैं। अब विशेष विशेष प्रकार के धन, जैसे कि जिसने बहुत सारे शास्त्र पढ़े हैं, तो शास्त्र तो पढ़े लेकिन जरूरी नहीं है कि उसके पास ज्ञान का धन फिर भी हो, क्योंकि ज्ञान शास्त्रों को पढ़ने से तो नहीं आता। किताबें पढ़ने से किताब का सार थोड़ी समझ में आ जाता है। किताब का सार समझ में नहीं आता। ज्ञान धन अलग धन है। किसी के पास ज्ञान धन होता है तो वो ज्ञान में धनी होता है। किसी के पास वस्तुएं होती हैं, किसी के पास शारीरिक बल होता है तो वो उसका धन होता है। किसी के पास कुछ होता है तो किसी के पास कुछ होता है। के जीवन में प्रेम की कमी होती है वो प्रेम में गरीब होता है, और जिसके पास प्रेम में अमीरी होती है वो प्रेम में अमीर होता है। कई बार वस्तुओं को रखने के बाद भी लोग प्रेम में अमीर नहीं हो पाते। कोई ध्यान का धनी है, एक घटिया सा धन वस्तुओं को इकट्ठा करना। और तुम्हें गौर से देखो, वस्तुओं को इकट्ठा करने के पीछे भी सुकून की बात है। जब वस्तुओं को इकट्ठा करने के पीछे भी सुकून की बात है तो धन तो हुआ सुकून यानी शांति। तो शांत होने के लिए देखो, जब कोई घर बनाता है तो वो सोचता है जब घर बन जाएगा तो आराम से रहेंगे। आराम से रहेंगे का अर्थ ही है कि वो शांति से रहेंगे, सुकून से रहेंगे। लेकिन क्या धन घर हुआ? नहीं। घर बनाने के पीछे जो धारणा है वो असली धन है, और वो असली धन है शांति। हर कोई इतना दौड़ना चाहता है कि रुक जाए, हर कोई इतना कमाना चाहता है कि कमाना ना पड़े, हर कोई इतना इकट्ठा करना चाहता है कि इकट्ठा ना करना पड़े। लेकिन इकट्ठा करने से इकट्ठा करना नहीं हटता। घर बनाने से कोई रुकता नहीं। घर बनाने से किसी को आराम ही नहीं मिला। आराम उसी को मिला। मामला बिल्कुल उल्टा है अगर तुम गौर से समझोगे तो। जिसने घर नहीं बनाया उसी को आराम मिला, क्योंकि जहां उसने आराम किया वही उसका घर था। देखो, मैं जो कह रहा हूं उसको खुले दिमाग से, शांत चित्त से और पूरी तरह विचार करके सोचो। हम वास्तव में चाह क्या रहे हैं, और जो चाह रहे हैं उसे पूरा करने के लिए किस तरफ जा रहे हैं। हम क्या करते हैं, हमें जो चाहिए हम उसको डायरेक्ट नहीं लेते, उसको इनडायरेक्ट लेते हैं। और इनडायरेक्ट जो लेते हैं तो फिर उसी प्रक्रिया में फंस कर रह जाते हैं। बिल्कुल जैसे कि किसी को भूख लगी हो और वो ऐसी चीज़ खा ले जिससे और भूख लगती है। जैसे कोई अम्लीय चीज़ खा ले, खट्टी चीज़ें क्या करती हैं, पेट को साफ करती हैं। पेट को साफ करती हैं और भूख जिससे अच्छी लगे। तो जिसको भूख लगी है, जिसको कुछ ऐसा खाने की ज़रूरत है जिससे उसको एनर्जी मिले, ताकत मिले, और वो नींबू की शिकंजी पी ले, या कोई जो सुबह खाली पेट वस्तुएं खाई जाती हैं, जैसे खाना खाए जाते हैं, उनको वो खा ले तो उसकी भूख और बढ़ जाएगी। ठीक वैसे ही हम जो चीज़ चाहते हैं हम वो नहीं करते, हमको वो करते हैं जो हमें यूं ही सिखा दिया गया है। और जिन्होंने प्रक्रियाएं बनाई हैं वो खुद कभी भी वो पा नहीं पाए जिसको पाने के लिए वो गए थे। जब वो उसको पा ही नहीं पाए तो उसकी पक्की बात है कि उनकी प्रक्रिया गलत है, प्रोसीजर गलत है, पाने का तरीका गलत है। मामला ऐसा है कि मन की तड़प, मन की दौड़ को, मन की
छटपटाहट को शांत करने के लिए हम कुछ पाने की कोशिश करते हैं, हम कुछ पाना चाहते हैं। सच्चाई तो यह है कि जो तड़पता है वो मन ही होता है, शरीर नहीं तड़पता। शरीर की कोई तड़प नहीं है, शरीर में तड़प ही नहीं है, क्योंकि यंत्र नहीं तड़पते। यंत्रों में तड़पन नहीं है, मन में तड़पन है। शरीर तो एक इंस्ट्रूमेंट है, यंत्र है, और उस यंत्र को तुम जैसा रखोगे वैसा वो हो जाता है, रख जाता है। तुम बॉटल को पीने के लिए यूज करते हो, लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं है कि बॉटल तुम्हारा पार्ट हो गया। बॉटल तुम्हारा पार्ट नहीं है, उसमें जो पिया जाता है पानी वो तुम्हारे काम का है। हम बॉटल में ही उलझ कर रह जाते हैं, हम शरीर में उलझ कर रह जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम मन और गए थे मन को शांत करने और उलझ कर रह गए शरीर में। ये हमारी एक प्रक्रिया है। हम भूल जाते हैं कि हम क्यों गए थे, वजह क्या थी। और जब हम मन को शांत करने के लिए जाते हैं तो शरीर की वस्तुएं इकट्ठी कर लेते हैं। शरीर के लिए कपड़े इकट्ठे कर लेते हैं, कमरे में एसी लगा लेते हैं, डबल बेड ले आते हैं, और मामला है पूरा मन का। तड़प रहा है मन, अधूरा है मन, और पूरे कर रहे हैं शरीर को। जब तक मन तड़पेगा शरीर भी तड़पेगा, क्योंकि शरीर वो ही करता है जो मन में चल रहा होता है। मन की छाया है शरीर, मन का प्रोजेक्शन है शरीर। देखो मेरा हाथ हिल रहा है, अगर ये शरीर ही होता तो ये हिलता। मन चला रहा है प्राणों को, ऊर्जाओं को, एनर्जीज को। जितनी भी एनर्जी हैं उनका गत्यात्मक केंद्र, उनका गतिशील स्रोत मन है। मन से हमारी पूरी प्रक्रियाएं तय होती हैं। हम जब प्रक्रिया में उलझते हैं तो हम शरीर की किन्हीं गतिविधियों को मन का कंपन दे देते हैं, फिर शरीर से भी मन कंपित होता है। हालांकि मन से शरीर चलता है, लेकिन हम शरीर में कुछ ऐसा भर देते हैं जिससे शरीर को देखकर भी हम मन पर कुछ असर होता है। जैसे एक बार किसी ने जलेबी खा ली, जैसे मैंने पहले भी बताया था, एक बार किसी ने जलेबी खा ली और मन को यह पता चल गया कि जो गोल गोल होती है, लाल लाल होती है, उसमें रस भरा होता है, मीठा, वो जलेबी होती है। तो जब आंखें जलेबी को देखती हैं, यानी शरीर का असर फिर मन पर भी होता है। मन देख लेता है, फिर मुंह में पानी आने लगता है, तो मन पकड़ लेता है। मन पकड़ ही तो लेता है, यही तो मन है। मन को समझने के लिए पूरी प्रक्रिया है हमारी, मन को शांत करने के लिए पूरे प्रयास हैं हमारे, लेकिन हम शरीर को ही देखते हैं तो शरीर की प्रक्रिया में फंस कर रह जाते हैं। मानव तड़प तड़प कर, दौड़ दौड़ कर जितना कुछ पूरा कर पाया है वो उसके शरीर का ही भाग है। मानव ने बाइक बनाई, साइकिल से लेके हवाई जहाज तक, यान, अंतरिक्ष यान, जितने भी विकसित यान बनाए, तो छोटे से वाहन से लेकर बड़े से वाहन तक, चाहे वो बाइक हो, चाहे बुलेट, चाहे कार हो, चाहे रेल हो, चाहे बस हो, चाहे ट्रक हो, जितने भी वाहन हैं, जो भी हैं, वो सब तुम्हारे पैर हैं। उनसे तुम पहुंचते हो, वो तुम्हारे पैरों के अलावा कुछ नहीं है। तुमने जितने भी टेलीविज़न बनाए,
जो देश विदेश की सूचना तुम्हें दे देते हैं, वो तुम्हारी आंखों के अलावा कुछ भी नहीं है। तुम दूर दूर तक देखते हो। फोन तुम्हारी दूर तक देखने वाली आंख है। कान दूर तक सुनने वाली आवाज के लिए तुम्हारे कानों का विस्तार हुआ, और कानों के विस्तार में तुम फोन पर जो बातें करते हो, रेडियो टेलीविजन जो भी समाचार सुनते हो, तो दूर दूर तक की जो सुन सकते हो तुम, वो कानों का विस्तार है। जितना भी कुछ है, जितना भी खाने का विकास हुआ, वो तुम्हारी जीभ का विकास है। जितने भी दुनिया में खाने बने, वो तुम्हारी जीभ से बाहर कुछ भी नहीं। जितने भी टच करने के साधन बने, वो तुम्हारी खाल के अलावा कुछ भी नहीं। तुमने जितने भी कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज तैयार की हैं, वो तुम्हारे शरीर से बाहर हैं क्या? तुम्हारे शरीर के साथ ही तो घुसी हुई हैं। तुमने शरीर को ही फैला लिया है। इतना फैलाना आवश्यक नहीं होता। होना चाहिए था ये कि मन को संभालने के लिए शरीर को सिकुड़ा जरूरी है, सिकुड़ना पड़ता है। लेकिन तुमने शरीर को इतना फैला लिया है कि तुम शरीर में ही उलझ कर रह गए हो। शरीर का ये चक्र तुम्हें मन पर ध्यान भी नहीं देने देता। ये ऐसा हो गया है। तुम्हारी वासनाओं की भूख की भभक ने तुम्हें भ्रष्ट कर दिया है। अपने आप से, अपने से दूरी तैयार कर दी है। इसको गौर से देखो, ठीक ठीक समझो। और गए किस लिए थे? मन को सम्यक रूप से संतुलित करने के लिए। और कर क्या आए? एक प्रक्रिया बनाकर, एक जाल बनाकर, जैसे मकड़ी जाल बनाती है, खुद बनाती है और खुद ही उसमें फंस जाती है। वैसे ही जो भी फंसा है आज तक, खुद बने बनाए जाल में फंसा है, अपने ही जाल में फंसा है। देखो, हम जो करते हैं उसे हासिल तो कर ही लेते हैं, क्योंकि जो हम काम कर रहे हैं, सीधी सी बात है, जो काम कर रहे हैं वो हो भी तो रहा है। तो हो रहा है तो कुछ वो हो ही जाएगा, सीधी सी बात है। करते रहते हैं तो हो ही जाता है। तो हमने जब शरीर के एक्सटेंशन, यानी कि उसको प्रसारित करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, उसको विस्तारित करने के लिए ही काम किया है, तो जाहिर सी बात है कि हम शरीर के लिए तो आवश्यक वस्तुएं इकट्ठी कर ही लेंगे। हमने मेडिकल साइंस को ऊंचाई पर आज ले ही जा चुके हैं। अच्छी चीज़ है। वाहनों का विकास हो चुका है, यातायात, खाने की करोड़ों करोड़ों वैरायटीज हो ही चुकी हैं पूरे वर्ल्ड में। शरीर के लिए हम बहुत कुछ जुटा चुके हैं। नई नई महामारियां भी आ रही हैं, उनसे लड़ने के लिए भी हम तैयार हैं। हम आज हर स्थिति के लिए तैयार हैं। बहुत अच्छी बात है। ये विकास शुभ है। शारीरिक रूप से अब हम सक्षम हैं अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। लेकिन देखो, जीवन है ना, ये जीवन मल्टी डायमेंशनल है। किस डायरेक्शन में विकास किया, एक ही डायरेक्शन का विकास पूरा विकास नहीं होता। विकास के बहुत सारे आयाम होते हैं जो एक साथ लेकर चलने पड़ते हैं। हम एक आयाम को लेकर ये नहीं कह सकते कि हमने विकास कर लिया। जीवन विविध आयामी है, विविधता लिए हुए है, अनंत ऊर्जाओं का संगम है, करोड़ों करोड़ों नजरों का नजारा है। एक नज़र नहीं है। किस बात में हमारी अपडेटिंग है, कहाँ हम जी रहे हैं, हम ये सोचते हैं। जरा अन्य नज़रों को गौर से देखोगे तो तुम्हें ये पता लगेगा कि विकास के और भी तरीके हो सकते हैं। हम कुछ याद रखे हैं तो इसका अर्थ ये भी तो है कि हम कुछ भूले भी हैं। हम अगर शरीर को याद रखे हैं तो हम मन को भूल भी गए हैं।
और केवल शरीर और मन ही नहीं, दुनिया बहुत आगे तक जाती है। मन से आगे का जगत भाव का जगत है, बुद्धि का फिर आगे उससे भी आता है तर्क का जगत, प्रेम का जगत, ज्ञान का जगत, ध्यान का जगत, पृथ्वी का जगत, बृहस्पति का जगत, मंगल का जगत, अन्य सौर मंडलों का जगत, अन्य आकाश गंगाओं का जगत, अन्य क्लस्टर सुपर क्लस्टर का जगत। जगत अलग अलग होते हैं। यहाँ की ग्रेविटी के अनुसार तुम चल सकते हो, कहीं और की ग्रेविटी पर जाकर तुम किसी काम के नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा पूरा ब्लड, तुम्हारी पूरी सोच समझ, देखो तुम्हारा पूरा नर्वस सिस्टम इसी ग्रेविटी में काम करता है। और अगर तुम किसी और ग्रह पर जाओगे तो वहाँ तुम्हारी ग्रेविटी काम ही नहीं करेगी, क्योंकि वहाँ का जीवन दूसरी डायरेक्शन से चलता है। यहाँ की डायरेक्शन उस डायरेक्शन से मेल ही नहीं खाती। इसलिए हम जब दूसरे ग्रहों पर जाते भी हैं तो हम यहाँ का वातावरण लेके जाते हैं। हमारे जो यान उतरते हैं किन्हीं अन्य ग्रहों पर, उसमें भी यहाँ का वातावरण होता है। इसका अर्थ है कि यहाँ की डायरेक्शन यहाँ की डायरेक्शन बदली नहीं गई, वहाँ की डायरेक्शन का अनुभव नहीं लिया है, लेकिन यहाँ की डायरेक्शन नहीं बदली। वहाँ जाने के लिए वहाँ का होना पड़ेगा। पृथ्वीवासी होकर कभी मंगलवासी नहीं हुआ जा सकता। इसलिए जो प्रयोग हो रहे हैं ये कभी सफल नहीं होंगे। इतना हो जाएगा कि मंगल ग्रह पर क्या पाया जाता है वो चेक कर लो। वहाँ की ग्रेविटी के अनुसार, वहाँ की एटमॉस्फेयर के अनुसार किसी यंत्र को नीचे उतार कर वहाँ की फोटोज लिए जा सकती हैं। वहाँ खनन तक किया जा सकता है। अगर हमारे यंत्र मजबूत हो जाएं तो वहाँ खनन हो सकता है। इससे ज़्यादा मेरी नज़र में वहाँ जीवन नहीं हो सकता। जीवन तुम्हारा नहीं हो सकता। जो वहाँ का जीव होगा, जो वहाँ के अनुसार पैदा हुआ है, उसके लिए वहाँ का जीवन होगा। तुम पृथ्वी के वासी हो, तुम्हारा जीवन पृथ्वी के अनुसार ही होगा, क्योंकि तुम्हारा आयाम यहाँ से संदर्भित होता है। तुम कहीं और रह ही नहीं सकते। तुमने एक बात गौर से नहीं देखी है कि कई बार इस पृथ्वी पर भी तुम उन जगहों पर नहीं रह सकते जो तुम्हारे अनुकूल नहीं है। जैसे तुम अंडरग्राउंड में ज़्यादा गहराई तक नहीं रह सकते, क्योंकि वहाँ तुम्हें सांसें नहीं मिलती। तो जब तुम इसी पृथ्वी पर नहीं रह सकते कई जगहों पर, तो तुम दूसरे ग्रह की बात तो छोड़ ही दो। वहाँ क्या होता है, कैसे होता है। तो हम अपडेट किससे होते हैं, हम क्या हैं, हम बहुत कम सोच पाते हैं। इसीलिए यही तो कारण है कि हम लिमिटेड जोन में अपने आप को सीमित कर लेते हैं। हमने शरीर से बाहर को सोचा ही नहीं। कक्षा शायद 10वीं में जाने 12वीं में है, एक कविता है, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। उसमें एक लाइन आती है, तन तो सुखी पर मन के दुख का अंत नहीं। आज हमने तन तो सुखी कर लिया, लेकिन तुम्हें गौर से देखने पर एक बात पता चलेगी कि पूरी दुनिया में आज अगर सबसे बिगेस्ट मुद्दा है, प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, और जिससे सारी प्रॉब्लमें पैदा हो रही हैं, वो एक ही प्रॉब्लम है, वो है मेंटल डिसऑर्डर्स, मेंटल हेल्थ। आज लोगों का जो मानसिक स्तर है उस पर बात करना बहुत आवश्यक हो गया। यार ये समस्या आगे आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ेगी। इस दुनिया में समथिंग सारे लोगों को किसी ना किसी रूप में मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, कम या ज़्यादा। कुछ बातों को हम नॉर्मल कहते हैं, लेकिन वो नॉर्मल बातें भी क्या नॉर्मल हैं? आदमी जैसा जीता है, जैसा व्यवहार करता है, वो व्यवहार कहाँ से पैदा हो रहा है, उसके मन के केंद्रों को देखना पड़ेगा। तो मेंटल डिसऑर्डर्स की समस्याएं बढ़ रही हैं। हालांकि हमने एक विकास तो कर लिया, लेकिन दूसरे विकास में हम पीछे रह गए। भले ही आज मनोवैज्ञानिक बहुत सारे पैदा हो गए हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक भी मानसिक डिसऑर्डर्स से पीड़ित हैं। जो इलाज करते हैं ना, उनको भी इलाज की ज़रूरत है। ये बात थोड़ी गहरी है, इस पर हम कभी और बात करेंगे, लेकिन इतना समझ लो कि मानसिक समस्याएं बहुत बढ़ गई हैं।
आज लोगों को यही होश नहीं है कि उनका वक्त जा कहाँ रहा है। वो एक जो कुछ भी करने लग जाते हैं उसी में बस पड़े रह जाते हैं। लोगों को अपने सोचने समझने का जो स्तर है वो उनको अपने लिए ही समझ में नहीं आता कि वो कर क्या रहे हैं। लोग हालांकि कहने को वैज्ञानिक होंगे, लैब से आकर होकर आया है, लेकिन घर में आकर के उसकी तुम हालत तो देखो, वो कितना डरा हुआ होता है परिवार के मामले में, भविष्य के मामले में, सिक्योरिटी के मामले में। बहुत सारा डर उसको घेरे रहता है। ये जरा गौर से देखना तुम बातों को। अब हम थोड़ा एंट्री करते हैं। जिन लोगों ने वस्तुएं काफ़ी प्राप्त कर ली हैं उनका जीवन कैसा होता है, अब इस बात को हम थोड़ी प्रकाशित कर लेते हैं, इस बात पर नज़र डाल लेते हैं। लोगों के पास ऑब्जेक्टिविटी तो काफ़ी हो गई, वस्तुएं तो काफ़ी हो गई, पर सब्जेक्टिविटी बिल्कुल चली गई। लोगों ने डबल बेड तो बहुत खरीदे पर उनकी नींद खराब हो गई, नींद चली गई। लोगों ने किताबें तो बहुत खरीदी पर अज्ञानी हो गए, ज्ञान नहीं खरीद सके। लोगों ने पार्टियां तो बहुत अरेंज की पर मन को संतुष्ट करके कभी नहीं लौटे पार्टियों से। जब जब पार्टी में गए और पार्टी से वापस आए तो असंतुष्ट ही लौटे, या तो शराब पी कर लौटे। शराब पीने का अर्थ ही है कि तुम कभी संतुष्टि होकर नहीं लौटे, किसी से झगड़ा करके लौटे, किसी से सहारे की भीख मांग कर लौटे। लेकिन तुमने अगर गौर से देखा तो वो जो पूरा माहौल तैयार हुआ है वो अपना मुंह छुपाने के लिए ही तो है। पार्टी कहती ही यही है, पार्टी रखने का अर्थ ही यही है कि तुम्हारे अंदर पार्टी नहीं चल रही है इसलिए बाहर रखनी पड़ रही है। बाहर अगर अंदर की पार्टी बड़ी ऊंचाई पर है तो बाहर पार्टी रखने तो वो तो मौज होती है। लेकिन तुम्हारी जो बाहर की पार्टी है वो इसलिए है क्योंकि अंदर कोई पार्टी नहीं है, इसलिए बाहर की पार्टी भी किसी काम की नहीं है। वो तुम्हारे मुंह को छुपाने की गुफा है, वो तुम्हारा मुखौटा है, वो तुम्हारा मुखौटा है, मुखौटा। लोगों ने अपने शरीर की सुरक्षा के लिए अंगरक्षक तो बहुत रखे, बॉडीगार्ड तो बहुत रखे, सिक्योरिटी गार्ड बहुत रखे, लेकिन अपनी सुरक्षा नहीं कर पाए, अपने आप से सुरक्षा नहीं कर पाए। तुम्हें दूसरों से तो वो बचा लेंगे, तुम्हें तुमसे कौन बचाएगा? तुम्हारे मन से कौन बचाएगा? तुम्हारे अधूरेपन से कौन बचाएगा? तुम्हारा मन जो तड़पता है इसमें बॉडीगार्ड क्या करेगा? लोगों ने बॉडीगार्ड इसलिए रखे क्योंकि अब उन्हें डर है। पैसा तो आ गया लेकिन पैसा डर लेके आया। वस्तुएं तो आ गई, अब वस्तुओं की सुरक्षा करनी पड़ेगी। वस्तुओं की सुरक्षा करनी पड़ेगी इसलिए शरीर की भी सुरक्षा करनी पड़ेगी, और शरीर की सुरक्षा करनी पड़ेगी तो एक बोझ पैदा होगा असुरक्षा का। एक तो उनकी सुरक्षा और फिर खुद की सुरक्षा, तो जीवन में असुरक्षा पैदा हो गई। लोग कुछ लाए, किन्हीं आयामों में सफल हुए लेकिन किन्हीं आयामों में असफल हो गए। लोग अपनी मौज भूल गए। जिम में जा जाकर बॉडी को फैला तो बहुत लिया लेकिन स्टेमिना और स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम पड़ गई। और शारीरिक मामले में तो चलो स्टेमिना स्ट्रेंथ थोड़ी बहुत हो भी तो हो, मानसिक स्ट्रेंथ तो बिल्कुल ही खत्म हो गई। जितना तुम डिपेंड हो जाते हो वस्तुओं पर, जितना तुम किसी भी चीज पर डिपेंड हो जाते हो उतने ही तुम कमजोर हो जाते हो। तुम्हारी सुरक्षा किसी बॉडीगार्ड के हाथ में है। कमजोर हो गए ना, तुम जो भी सहारा लोगे वो तुम्हें कमजोर कर देगा। दुनिया में सहारे ही कमजोर करते हैं और सहारों की जरूरत कमजोरों को ही पड़ती है। प्रेम में तो सहारा नहीं लिया जाता, प्रेम तो एकात्मता है। प्रेम में स्वयं ही लोग जुड़ते हैं। जबरन जो जोड़े जाएं वो प्रेम नहीं होता। जब स्वयं ही जुड़ें, जब फूल स्वयं ही खिले तो खिलता है। उसे इंजेक्शन देकर खिलाने से उसकी खुशबू वो नहीं रहती जो होनी चाहिए।
फसलें स्वयं हो गए तो उनमें ताकत होती है। उन्हें जिद्द से उगाया जाए, बलात्कार से उगाया जाए, बल का प्रयोग करके उगाया जाए, उर्वरकों का प्रयोग करके उगाया जाए, जबरन उगाया जाए, उस अनाज की ताकत कम हो जाती है। जो पौधा अपनी ताकत से स्वयं बड़ा होता है वो रसीला होता है, उसके रसायनों में ताकत होती है। तो दूसरों पर जो डिपेंड हुआ उतना ही कमजोर हुआ, जो वस्तुओं पर डिपेंड हुआ उतना ही कमजोर हुआ। ये कमजोरी एक साइकिल की तरह चलती है। साइकिल यानी कि चक्र, ये एक चक्र बना लेती है। इसे तुम गौर से समझो, इस चक्र से चकरा गए हो तुमने ही ये चक्र तैयार किया है, तुम्हारे ही चक्कर में तुम ही चक्कर में पड़ गए हो। जरा गौर से समझने की कोशिश करते रहो इसको। क्वांटिटी बहुत इकट्ठी की, क्वालिटी खाली हो गई। बैंक अकाउंट फुल कर लिया, मेंटल अकाउंट नील हो गया। अब बैंक अकाउंट बढ़ गया है तो बैंक अकाउंट ही चलता रहता है दिमाग में। जब बैंक अकाउंट ही दिमाग में चलता रहेगा तो फिर ना नींद आएगी, ना चैन मिलेगा, ना सुकून मिलेगा, ना ठहरोगे और सोचने पर मजबूर हो जाओगे, ज़्यादा सोचोगे और उसको कभी नहीं सोचोगे जो सोचने का है, उसी को सोचोगे जो सोचना नहीं चाहिए था। तुमने कुछ ऐसा सोचा जिसे नहीं सोचना चाहिए था, इसलिए तुम वो नहीं सोच पाए जो सोचना चाहिए था। यही सोच तुम्हारी सोच को सोचने से दूर कर देती है और इसी सोच के जरिए तुम समझ की सोच से कोसों दूर चले जाते हैं। गौर से देखो, समझने का प्रयास करो। तुमने भाग भाग कर, दौड़ दौड़ कर दुनिया को झुकाने के प्रयास किए कि इससे आगे निकलना है, इसको तुम्हें दबा के रहूँगा, इससे तुम्हें कंपटीशन, ये कंपटीशननेस, कॉम्पिटिटिवनेस, आदमी जो कॉम्पिटिटिव हो गया है यही उसकी सबसे पहली हार है कि वो कॉम्पिटिटिव है। कॉम्पिटिटिव होना ही हार है। कंपटीशन कर रहा है, कंपटीशन करना क्यों पड़ रहा है, ये भी तो सोचो। इस दुनिया में लोग दूसरों को दबा सकते हैं, दुनिया जीती, लेकिन अगर खुद ही नहीं जीत पाए खुद से तो फिर क्या जीता। मन ही नहीं जीता तो क्या जीता। दुनिया की नज़रों में बहुत सम्मान पाया। तुम्हें पता है दुनिया जो सम्मान देती है वो झूठा सम्मान होता है। तो ये कहा करो कि मैंने बहुत झूठा सम्मान पाया। झूठा सम्मान वो झूठा ही दे सकती है भाई। झूठी दुनिया झूठा सम्मान ही दे सकती है क्योंकि वो झूठी है। झूठे लोग तुम्हें सच्चा सम्मान दे सकते हैं। एक बात ध्यान रखना, जिंदगी में कभी भी इस पृथ्वी की जो 800 करोड़ की जनसंख्या है, उस 800 करोड़ की जनसंख्या में से एक व्यक्ति सच्चा हो और सारे लोग तुम्हारा सम्मान करते हो, वो ना करता हो, तो कभी अपने आप को सम्मानित मत समझना जब तक वो एक व्यक्ति सम्मान ना करे। पूरी दुनिया तुम्हारा सम्मान करती हो लेकिन एक सच्चा व्यक्ति तुम्हारा सम्मान नहीं करता, तो याद रखना कि तुम सम्मानित नहीं हो। पूरी दुनिया झूठा सम्मान करती है। उठना है तो किसी मर्द की नज़र में उठो। मर्द का अर्थ है सच्चे लोग। दीवाने की नज़र में उठो, सच्चे किसी आशिक की नज़र में उठो। आशिक का अर्थ है कि जो सच्ची ज़िंदगी जीने के लिए जो डूब गया है, जोगी हो गया है, रम गया है, रमण कर गया है। उठना है। दुनिया तुम्हें सम्मान दे ही नहीं सकती, उनके पास है ही नहीं भाई। दुनिया वही तो देगी जो उनके पास होगा, उनके पास है ही नहीं। रेस्पेक्ट शुद्ध शब्द है, सम्मान शुद्ध शब्द है, वो कीचड़ में थोड़ी पनपता है। कीचड़ में रहने वाले तुम्हें कभी स्वस्थ नहीं कर सकते।
तो अपना स्वास्थ्य स्वयं देखो। पूरी दुनिया अगर खोखला सम्मान देती है, झूठा सम्मान देती है, जो सम्मान है ही नहीं, तो उसे लेना ही मत। वो दिया ही नहीं गया, तुम्हें लगा कि लिया गया, दिया ही नहीं गया, वो देते ही नहीं है। चापलूसी सम्मान थोड़ी होती है। किसी के पास अगर अच्छा पैसा है तो वो समझता है कि उसका सम्मान हो रहा है, चापलूसी हो रही है भाई। तुझे नहीं पता, तुझसे कौन मतलब रखता है? तेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को चाहिए, इसलिए वो तुझसे मतलब रखते हैं। जाहिर सी बात है। क्यों कह रहा कि लोग मेरा रेस्पेक्ट करते? कोई रेस्पेक्ट नहीं करता तेरी। तू एक बार इस सारे सामान को दूर करके देख, तुझ में लात ना मार दें तो कहना। जो तेरे पास वस्तुएं इकट्ठे, उनका सम्मान है। लोग कहते हैं जी पैसे का ही सम्मान है। पैसा अपने आप में कोई सम्मान नहीं है भाई। सम्मान सब्जेक्टिव है और पैसा ऑब्जेक्टिव है। तो ये तो मत कहना कि पैसे का सम्मान नहीं हो सकता। वो सम्मान होता ही नहीं। तुम क्या कहते हो कि खंबे का सम्मान होता है, हथौड़ा होता है। तुम कहो कि मैं हथौड़े की रेस्पेक्ट करता हूँ। हथौड़े की क्या रेस्पेक्ट करोगे? हथौड़े का अपना, हथौड़ा एक जड़ वस्तु है, पैसा भी एक जड़ वस्तु है। तो सम्मान क्या है? सम्मान सब्जेक्टिव है, वो चेतन है। इसीलिए सच्चा आदमी एक भी हो, वो रेस्पेक्ट करता है। तो भले ही पूरी दुनिया तुम्हारा निंदक होना बनने लगे तो भी घबराना मत। लेकिन एक आदमी सम्मान करता है, वही काफ़ी है। प्रेम देने वाले का एक का ही, सच्चे प्रेमी का एक ही इंसान का सम्मान बहुत बड़ा होता है। और मैं तो कहता हूं कि अगर तुम्हारे अंदर प्रेम पनप गया है तो एक का भी नहीं चाहिए। इसे कहते हैं समृद्धता। इसलिए जब तक तुम अपना खुद सम्मान नहीं कर सकते, जब तक तुम खुद से प्यार नहीं कर सकते, तुम दूसरों से प्यार नहीं कर सकते। तुम जब तक खुद से अपना सम्मान नहीं कर सकते, तुम दूसरों से ना तो सम्मान हासिल कर सकते हो और ना तुम दूसरों को सम्मान दे सकते हो। तुम्हारे पास है ही नहीं तो दोगे कैसे? तुम्हारे पास प्रेम नहीं है तो दोगे कैसे? इंसान वही देता है जो उसके पास होता है। कोई तुम्हारी निंदा करता है तो उसके पास देने के लिए निंदा ही है ही नहीं उसके पास भाई। उसकी मजबूरी भी तो समझो। उसके पास देने के लिए है क्या? कुछ भी नहीं, खाली है वो खाली है। इसलिए जो लोग समझते हैं कि उन्होंने लोगों को झुकाकर कुछ हासिल कर लिया है, वो सब झूठ है। वो खोखला है, वो है ही नहीं। जो लोगों से उसे मिल रहा है झूठा सम्मान, वो सम्मान है ही नहीं। जो लोगों से उसने छीना है, या तो लोग उससे भी छीन लेंगे। उस जो छीना जाता है ना, वो छीन भी लिया जाता है। जो दिया जाता है ना, वो ले भी लिया जाता है। प्रकृति ने, यहाँ तक कि प्रकृति भी ऐसा करती है। प्रकृति ने तुम्हें बॉडी दी है, वो छीन लेगी। जो दिया जाता है वो ले भी लिया जाता है। एक ही चीज है जिसे कोई ना ले सकता है ना दे सकता है, और वो हो स्वयं तुम्हारा वास्तविक अस्तित्व। बस मूल सार। बाकी तो सब जाना ही जाना है। कुछ लाइनें लिखी हैं मैंने। जिसने देखा वो नयन न था, आंख नहीं थी वो जिससे देखा गया। तुम्हें भ्रम हुआ है कि लोग तुम्हारा सम्मान कर रहे हैं। जिसने देखा वो नयन न था, खींचा जिसने वो धन न था। मुख खोल खड़े थे कंठ शुष्क। तुम तो मुंह खोल कर खड़े थे, लेकिन फिर भी तुम्हारा कंठ सूखा है। मुख खोल खड़े थे कंठ शुष्क, जो बरसा था वो घन न था। पैरों से कुचल कुचल करके जो तुमने झुकवाए थे शीश, बदल के मन के विषय को ही कहता है मैं ही हूँ मनीष। बेबसी की बेड़ियों में बांधा, कहता था इनका विधाता मैं। मजबूरी से माना था तुझे, जो किया तुझे वो नमन न था। तो लोग तो मजबूरी में मान लेते हैं। तुम ये मत समझना कि वो तुम्हारा सम्मान कर रहे हैं। भैंस को खूंटे से बांधकर
तुम कहो कि ये मेरी मानती है, वो मानती नहीं है भाई। ना तो वो तुम्हारा वो सम्मान जानती नहीं, करेगी क्या? तुम कहो कि मेरा भैंस मेरा सम्मान करती है, पागल हो गए हो? भैंस के पास सम्मान ही नहीं होता है, वो कैसे कर सकती है? तो जो लोग सम्मान जानते हैं उनसे सम्मान लेना बस। और वो सम्मान नहीं करते तो अंधों में काना राजा, हा 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 हा, ये ऐसी जिंदगी रहती है फिर तुम्हारी। कमजोरों से क्या इज्जत पानी? पानी है तो किसी मजबूत इंसान से इज्जत पाओ। भिड़ना है तो दुनिया से क्या भिड़ना, भिड़ना है तो अपने मन से भिड़ो। दुनिया का सबसे बड़ा पुरुषार्थ अपने मन पर संयम करना है। इस बात को गौर से समझ लेना। तुम कुछ भी करो, कुछ नहीं होगा उसमें। जब तुम अपने अहंकार से हार जाओगे, सबसे बड़ा दुश्मन अहंकार है, यह कहा भी जाता है। जब अहंकार ही सबसे बड़ा दुश्मन है तो सबसे पहले उससे लड़ो। कमजोरों से क्या लड़ना, अहंकार की छायाओं से क्या लड़ना? लड़ना है तो अहंकार से लड़ो। और जब तुम अहंकार से लड़ोगे तो पाओगे कि तुम्हारे मन में तुम्हें स्वयं को जानकर, तुम्हारे अंतःकरण में तुम्हें उसी से युद्ध करना है। बुद्ध तो कहा भी करते थे कि मैंने मारा को परास्त किया है। मारा का अर्थ है तुम्हारे अंदर का ईगो, अहंकार, मन। और जब तक तुम तुम्हारे अंदर के मारा को मार नहीं देते तब तक तुम्हारा जन्म ही नहीं होता। अभी तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है, तुम्हारा शारीरिक जन्म तो हो गया है, लेकिन अभी जिसको वास्तविक जन्म कहते हैं, आध्यात्मिक दुनिया में एक शब्द चलता है द्विज। द्विज का अर्थ होता है कि जो मनुष्य दूसरी बार जन्म ले लिया है। दूसरी बार जन्म का अर्थ है इसी, मतलब ऐसा नहीं है कि दूसरा जन्म, इसका अर्थ है कि जो आदमी शारीरिक रूप से पैदा हुआ था अब वो मानसिक रूप से भी पैदा हो गया है। अब उसने मन को संयम करना भी शुरू कर दिया है। तो जिसने मन को संयम करना शुरू कर दिया है उसका दूसरा जन्म हुआ है मन की दुनिया में, आध्यात्म की दुनिया में। और जिसका आध्यात्म की दुनिया में जन्म हो जाता है वो आदमी ही दूसरा हो जाता है। तो जो आदमी दूसरा हो जाता है, वो जो पहला नहीं होता, उसको द्विज कहते हैं। तो जब तक तुम द्विज नहीं हो जाते, बुद्ध कहते थे इसको स्रोता उत्पत्ति फल को उत्पन्न होना, यानी कि जो तुम्हारा मूल स्रोत है उस स्रोत से तुम जुड़ गए और जुड़ करके उस स्रोत की तरफ तुम चलने लगे, तो इसको कहते हैं स्रोता उत्पत्ति फल। जहाँ से तुम्हारी उत्पत्ति हुई, जिस स्रोत से तुम्हारी उत्पत्ति हुई, उसी उत्पत्ति की तरफ अब तुम्हारी जीवन की संपूर्ण यात्रा जाने लगी है। जाने लगी है इसका अर्थ है कि अब तुम चलने लगे हो। चलने लगे हो इसका अर्थ है कि अब तुम्हारा जन्म हो गया है, तुम धीमे धीमे पैरों से चलना सीखोगे, एक एक कदम, और वही तुम्हारा द्विज होना है। तो गौर से समझ लेना इस बात को। अभी तुम जन्मे भी नहीं हो उस दुनिया में। एक बार एक आदमी एक पहलवानों के अखाड़े में गया जहाँ पहलवानों में आपस में कुश्ती हो रही थी। तो दोनों पहलवानों की जब कुश्ती खत्म हो गई तो वो खुद भी अखाड़े में लड़ने के लिए कूद गया, वो आदमी। और उसका वेट होगा 50 किलो, उसमें बहुत कम ताकत थी। और बोला कि अब तुझे मुझसे लड़ना ही होगा। उसने कहा क्यों मरना चाहता है, जा तू यहाँ से। उसने कहा तू मुझे हल्के में ले रहा है, मुझ में इतनी ताकत है कि तू कभी सोच भी नहीं सकता, मैं चाहूँ तो पेड़ को उखाड़ कर फेंक सकता हूँ। उसने कहा ठीक है। पहलवान से उसकी कुश्ती शुरू हुई तो उसने बस एक मुक्का मारा उसको तो वो बेहोश हो गया। उसको हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टर ने उसको ट्रीटमेंट वगैरह उसका किया। 6-7 घंटे बाद वो होश में आया। जब होश में आया तो डॉक्टर ने उससे पूछा कि क्यों तुमने ऐसा किया, कि भिड़ गए तुम उस 6 फीट के मजबूत पहलवान से। तो उसने कहा मेरी गलती नहीं है, पता नहीं ये क्या हुआ था, मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं उससे हार गया, मैं तो बहुत मजबूत हूँ। उसने कहा किसने कहा तुमसे कि तुम मजबूत हो? उसने कहा कि मेरे बेटे ने कहा था कि मैं मजबूत हूँ, छोटे बेटे ने। डॉक्टर ने पूछा बेटे ने कहा था, कितनी उम्र है तुम्हारे बेटे की? उसने कहा उसकी उम्र है कुछ 7-8 वर्ष। उसने कहा था मुझसे तो कि तुम बहुत मजबूत हो, तुम चाहो तो पेड़ को उखाड़ कर फेंक सकते हो, तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। उसने कहा था बेवकूफ़, छोटे बच्चे की बात मानता है, छोटे बच्चे तो कुछ भी कह देते हैं और तुमने उसको मान भी लिया।
ठीक वैसे ही तुम्हारे जो सम्मान है ना, वो ऐसे ही ना समझोने दिए हैं जो कुछ जानते भी नहीं। तुम्हें वैसे ही भ्रम हो गया है। तुम्हें जो झूठे सम्मान मिले हैं, तुम्हें लगता है कि वो समझदार लोगों ने सम्मानित किया है तुम्हें, वो ऐसे ही बालक बच्चे ने तुम्हें, जो नासमझ हैं, उन्होंने सम्मानित कर दिया है, तो तुम खुद को सम्मानित समझने लगे। इसलिए सम्मान कोई भीख नहीं होती, सम्मान तो खुद से पैदा होता है। और अगर याद रखना, ऐसे सम्मानों को लेते रहे ना, तो तुम्हारा भी वही हाल होगा कि पहलवान के अखाड़े में जाकर फिर तुम्हें भी बेहोश होना पड़ेगा, इलाज कराना पड़ेगा। तो ध्यान रखना इस बात को कि नासमझों द्वारा दी हुई बातों को ग्रहण मत कर लेना। तो जिन लोगों के पास वस्तुएं फिजिकली शरीर की सारी शारीरिक आवश्यकताएं जिसकी पूरी हो जाती हैं, जैसे कम से कम वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जिसके पास पैसा ठीक ठाक आ जाता है, पैसा ठीक ठाक आने का अर्थ है कि वस्तुएं वो खरीद सकता है जितनी भी चाहे, तो उन लोगों की तड़प में पहली चीज़ होती है सम्मान की चाहत। अब दूसरी चीज़ कौन सी होती है? दिखावट। हालांकि दिखावट हर किसी इंसान में होती है, कुछ ना कुछ कोई दिखाना चाहता है। ऐसा नहीं है कि गरीबों में नहीं होती, गरीब भी, भिखारी से भिखारी आदमी भी भिखारी को ही दिखाता है, देख मैंने आज ज़्यादा तुझसे भीख मांगी है। छोटी सी छोटी बातें भी देखो, लोगों के अलग अलग आयाम है ना जीने के, तो अलग अलग आयाम में अलग अलग लोगों को दिखाते हैं। गरीब लोग गरीबों को ही दिखाते हैं कि देख आज मैंने कुछ ऐसा किया जो तूने नहीं किया। दिखावट हर किसी में होती है, क्योंकि धनी शब्द अलग है, अमीर शब्द अलग है, वास्तुक शब्द अलग है। वास्तुक का अर्थ होता है जिसकी वस्तुएं जिसके पास पर्याप्त हैं, या सब जो वस्तुएं खरीद सकता है। तो जो वास्तुक होता है, अब वो करे क्या, वस्तुएं तो उसको सारी उपलब्ध हैं ही। ये अगर दिखाएं नहीं कि इनके पास कुछ है, तो इन्हें जीने का आनंद ही नहीं आता। ये फिर जिएंगे क्या अगर दिखाएंगे नहीं तो? करें क्या? दिखाना पड़ता है, और कुछ है ही नहीं अब। तो फिर ये अलग अलग तरीके से अपने आप को कुछ अन्य लोगों से अलग सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि हम कुछ डिफरेंट हैं, हम कुछ अलग हैं, हम ऐसे हैं जैसे तुम नहीं हो। और इनमें आपस में भी ऐसा ही होता है कि वो जो है उस जैसा भी मैं नहीं हूँ। तो इसको जरा समझने की कोशिश करो, ये माइंड सेट होता क्या है। जैसे तुमने बहुत से लोगों को देखा होगा, लिखावट हर किसी में होती है, लेकिन ज़्यादातर गौर से देखो। जैसे वो रात होती है, तो रात में कहते हैं कुछ भी पहन के सो जाओ, क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी पहनो, सो जाओ, क्या दिक्कत है? लेकिन सुबह नहा धो करके कुछ ऐसे कपड़े पहनो जो कुछ अलग दिखें, अलग हों, मैं अलग ही नज़र आऊँ, और लोगों पर उसका असर हो, लोग मुझे माने। यानी कि इस प्रक्रिया में तुम्हें गौर से कुछ समझ में आया कि लोग दूसरों में बहुत ज़्यादा उत्सुकता प्रदर्शित कर रहे हैं, वो दूसरे में उत्सुक हैं। वो सोचते हैं कि जब तक दूसरा नहीं सोचेगा कि मैं कुछ अलग हूँ, तब तक मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैं कुछ अलग भी हूँ। यही तो है इसका पूरा सार। अगर दूसरा आदमी ये समझेगा ही नहीं कि मेरे पास पैसा है, तो मुझे भी कैसे विश्वास होगा कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास अच्छे कपड़े हैं, ये दूसरे को भी कैसा पता चलेगा कि मेरे पास अच्छे कपड़े हैं। तो हम सब कुछ दूसरों के लिए करते हैं, दूसरों की आंखों को संतुष्ट करना है, दूसरों को नीचा दिखाना है, खुद को ऊंचा दिखाना है। अगर तुम ऊंचे हो, ऊंचे आदमी का एक स्वभाव होता है कि ऊंचा आदमी अपने आप को ऊंचा दिखाता ही नहीं है, क्योंकि जब उसको पता है कि ऊंचा है तो फिर क्या दिखाना, उसको पता है, इसलिए तो नहीं दिखाता। ज्ञानी आदमी कभी अपने आप को ज्ञानी नहीं कहेगा, वो उसका कारण यह है क्योंकि जब उसको पता है कि वो ज्ञानी है, तो क्या कहना किसी से कि वो ज्ञानी है। लोग कहते हैं कि, और गौर से देखना उनकी नजरों को, हर कोई ये कहता है कि मैं हूं ना, आई एम डिफरेंट देन अदर्स।
वो कुछ सिद्ध करना चाहते हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं। लोग कई बार लॉजिक जो बताते हैं, लॉजिक उनको समझाया जाता है, तर्क से कोई बात सिद्ध करके ही बताते हैं, फिर वो मानते नहीं है। मानते इसलिए नहीं है क्योंकि वो ये सिद्ध करना चाहते हैं हम भी कुछ और है ना। अरे बात जो सीधी है वो सीधी है, इसमें कुछ और बनने की ज़रूरत ही क्या है। वो कुछ और बनना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ ऐसा जो वो कमी तो भर नहीं सकते। जो कमी होती है उसको भरने के लिए फिर उल्टे सीधे सहारे लेते हैं, और वो सहारे यही होते हैं कि कुछ माने मुझे। मैं तो मुझे मान ही नहीं रहा हूँ, तो दूसरे तो माने। दूसरों में उत्सुकता तुम्हारे अपने अंदर की कमी का प्रतीक है, खुला प्रतीक है, नंगा प्रतीक है। वो ये सिद्ध कर रही है कि तुम्हारी नज़रों में तो कोई वैल्यू है नहीं, इसलिए तुम दूसरों की नज़रों में वैल्यू बनाने की कोशिश कर रहे हो। तुमने बहुत सी लड़कियों को देखा होगा, वो मेकअप करती हैं, सवेरे मेकअप करती हैं, पूरे दिन मेकअप रहता है, लेकिन रात को जा करके धो देती हैं। रात को मेकअप करके क्यों नहीं सोती? वो सोचती हैं कि कौन देखने वाला है। और जिस दिन उनकी छुट्टी होती है उस दिन मेकअप भी नहीं करते, उस दिन आराम से घर ही रहना है, कोई देखने वाला तो है नहीं। जब वो कहीं घूमने नहीं जाए तब तक नहीं करती हैं वो मेकअप वगैरह। जब मेकअप करना ही है तो फिर इकट्ठा कर ही लो, परमानेंट मेकअप कर लो। लेकिन किसके सामने जाना है, वो ये भी तय होता है कि किसके सामने कैसा प्रेजेंट होना है। कोई विशेष आदमी होगा, उसके सामने विशेष प्रकार की पोशाक पहन के जानी है, विशेष प्रकार का चेहरा बना के जाना है। दूसरों में उत्सुकता। मैं इसके पक्ष में या विपक्ष में नहीं हूँ कि आप सुंदर दिखें या ना दिखें। सुंदर दिखें अच्छी बात है, लेकिन अपने लिए ज़्यादा दिखें। हम अपने लिए तो कभी सुंदर दिखते ही नहीं हैं। हम सदा दूसरों के लिए सुंदर दिखना चाहते हैं, दूसरों की नज़रों में सुंदर दिखना चाहते हैं। अपनी नज़रों में अपनी कोई हस्ती हम परमानेंट बनाते ही नहीं हैं। हम अपनी नज़र में तो कुछ है ही नहीं। सदा हम दूसरों की इच्छाओं का ख्याल रखते हैं कि काश वो क्या सोचेगा। दूसरों की परवाह इतनी क्यों? दूसरों से इतने डर क्यों? क्या वजह है? क्या छिपा रहे हो? कौन सी कमी है? क्या कमजोरी है? कुछ है ना, इसलिए तो ये सब हो रहा है। अगर हमें अपनी जिंदगी दूसरों को दिखाने के लिए और दूसरों की नज़रों के अनुसार चलने के लिए बनानी है, तो हमें दोगलापन आना चाहिए। तो लोग दोगलापन करते हैं, दोगले हो जाते हैं, लेकिन वो अनजाने में होते हैं। दोगलापन उनकी लाइफ में कब उतर आता है उनको पता भी नहीं चलता। उनकी एकात्मकता भंग हो जाएगी, क्योंकि जो एक हो गया वो तो स्वयं में आ जाएगा। दूसरों के अनुसार जो जिएगा, जो दूसरों की परवाह करेगा, जो लोगों के रोग से ग्रस्त हो जाएगा, जिसे लोग बहुत बड़ी बात लगने लगेंगे, जिसे औरों के अनुसार चलना है, वो दोगला हो जाएगा। उसकी बातों में दम नहीं होगा, उसकी बातों में होश नहीं होगा, उसकी बातों में धुन नहीं होगी, उसकी बातों में एकात्मकता नहीं होगी, वो एक नहीं होगा। उसके फैसले वक्त वक्त पर बदल जाएंगे। वो कभी कुछ कहेगा और कभी कुछ कहेगा। ऐसे हो जाते हैं लोग, तुम देखते नहीं हो समाज में। तुमने देखा होगा कि कई बार लोग वही करना चाहते हैं जो दूसरे चाहते हैं, फिर भी जब दूसरे उसी दृष्टिकोण से उसे लेते हैं तो वो कहते हैं कि ये क्या कर रहे हो तुम। जैसे कि मैं तुम्हें बताऊं, कोई लड़की है, कोई लड़की हाफ कपड़े पहनती है जिसमें उसके अंग थोड़े दिखते हैं। कपड़े कैसे भी पहने ही अपनी इच्छा पर निर्भर है, ऐसी इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन फिर भी जो ऐसे कपड़े पहनती हैं कि थोड़े अंग वंग ठीक ठाक दिखें, जैसे कॉलेज वगैरह जाती हैं लड़कियां, या फिर इधर उधर कहीं घूमने जाती हैं,
तो जो ऐसे वैसे कपड़े पहन लेती हैं, तो वो क्यों पहनती हैं कपड़े? गौर से सोचो इस बात को। इसलिए तो पहनती हैं ताकि कोई देखे, और कोई पर्पस है? अगर ऐसे कपड़े पहने गए हैं जो थोड़े अलग अलग दिख रहे हैं, इसका मतलब दिखाने के लिए ही पहने गए हैं। और जब कोई उनको देखता है, जैसे मान चलो दो लड़की जा रही हैं और किसी लड़की ने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं जो थोड़े अंगों को प्रदर्शित करते हों, तो जब वो गुजर रही होंगी कहीं से, और जैसे कोई लड़की है तो कोई लड़का अगर उसको देख रहा होगा, तो वो अपनी पास खड़ी लड़की से या उसकी सहेली वगैरह होगी, उससे कहती है कि देखो कैसे लड़के हो गए हैं आज के, मुझे देख रहा है। अबे तू दिखना ही तो चाहती है। जब तू दिखना चाहती है तो फिर तू क्यों ये बात क्यों कह रही है कि वो देख रहा है? वो देखना ही चाहिए। ये बात तो तू उनसे कह जो नहीं देख रहे हैं। तू अलग दिख रही है, इसमें क्या है? तू ऐसी बन के आई है कि तू अलग अलग दिखे और तुझे लोग देखें। जब तू बनकर ही ऐसी आई है और तुझे लोग देख रहे हैं, तो फिर इसमें बुराई क्या है? और बुरे लोग, गलत लोग तो बे हैं, जो तू अलग दिख रही है फिर भी अलग नहीं दिख रहे हैं तुझे। तेरे अंग प्रत्यंग अलग दिख रहे हैं, तो फिर जो नहीं देख रहा है वो गलत है। जो देख रहा है वो तो सही है, क्योंकि देखना चाहिए। सच्चाई में चोर तो वो है जो नजरें चुरा रहा है। वो तो सीधा सीधा है और सीधी बात कर रहा है और सीधा सीधा देख रहा है, इसमें क्या है? और अगर ये हो जाए कि कोई बात बनती है वहां पे, तो मामला और भी दोगलापन का हो जाता है। अब अगर तुम इस लड़की को देखो तो ये दोगली बात कर रही है। एक तो ये दिखने आई है, और फिर जो कोई देख रहा है उससे कह रही है देखो कितना गंदा लड़का है, कैसे दिख रहा है। और सच्चाई है कि तू लड़कों को दिखने के लिए ही आई है। फिर दोगलापन कैसा? ईमानदारी से कह दो ठीक है, देखने दो, दिखने के लिए ही था ये। लेकिन लोगों में ये बेईमानी गलत है। मैं कपड़े पहनने की मनाही नहीं कर रहा हूँ, कपड़े कैसे भी पहनो, इट्स योर चॉइस। वो तो अपने अपने ऊंचाई के लेवल है, अपनी अपनी समझ के लेवल है। जो अच्छा लगता है वो पहनो, अपनी मौज में रहो। जैसी मौज है वैसी मौजों को और ऊंचा करते रहो, इतना ज़रूर है। तो मुझे कपड़ों से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये इस बात से प्रॉब्लम है कि वो दोगली क्यों है। जब दिखने आई है तो देखने दो, फिर उनसे प्रॉब्लम क्यों है जो देख रहे हैं? और उनके लिए ही आई है। कई बार लड़कियां मेकअप वगैरह करके आती हैं सुंदर दिखने के लिए, और अगर उनसे नॉर्मली कोई लड़का कहता है कि आप बहुत सुंदर दिख रही हैं, तो हो सकता है वो उससे ही लड़ाई कर दे। तुझे क्या? अरे उसने क्या गलत कह दिया? तू मेकअप करके ही क्यों आई है? मेकअप इसलिए तो करके आई है कि तू सुंदर दिख रही है, तुझसे कोई सुंदर कहे। अब वो तुझसे वही कह रहा है जो तू कहलवाना चाहती थी। लेकिन अब ये बात उससे कोई कह दे तो उसके पास कोई जवाब नहीं होगा। यह है दोगलापन, सीधी सी बात है। हम जो करना चाहते हैं फिर उसी के खिलाफ मुड़ भी जाते हैं दोगलेपन में, कि नहीं 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 ऐसा नहीं है। दोगलापन यही तो होता है, पहले कुछ कहा, पहले कुछ किया, उस किए को फिर अनकिया करने के लिए फिर कुछ भी कह दिया, उसी के खिलाफ कुछ कह दिया। यही तो है। तुम देखते नहीं हो लड़कियां कितनी मेहनत करती हैं इस चीज़ के लिए कि कोई कहे कि वो सुंदर दिख रही है, कोई देखे कि वो सुंदर दिख रही है। लड़कियों की नज़रें इस बात पर ज़्यादा गौर करती हैं कि कितने लोग उन्हें देख रहे हैं और इस दृष्टि से देख रहे हैं कि वो सुंदर लग रही हैं। वो तो सोचती हैं कितने लोगों की नज़रें उन पर हो जाए, और उनकी कंपटीशन ही यही रहती है। अगर तुम लड़कियों को गौर से देखो तो उनकी पूरी पूरी टोटली कंपटीशन है ही यही कि अन्य लड़कियों से भी कंपटीशन इसी मामले में है उनकी कि कौन उनको ज़्यादा देखे, वो सुंदर दिखें, यही तो उनकी कंपटीशन है। तुमने देखा नहीं है गर्मियों के दिनों में भी मेकअप करके आती हैं, मेकअप चचा रहा होता है, मुंह बिल्कुल उबली हुई खिचड़ी जैसा हो जाता है, लेकिन फिर भी मेकअप तो करती हैं और रोज करके निकलती हैं।
तो वो इतनी मेहनत क्यों करती हैं ताकि सुंदर दिखें, और कोई सुंदर उनसे कह के दिखाए। और सच्चाई है कि वो कहलवाना चाहती हैं। दंगा हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, वो फिर अनाचार हो गया। हम कहाँ जी रहे हैं? बेईमानी क्यों करते हैं? यही तो बेईमानी है, और क्या है? सीधा साफ नहीं जी सकते। सेम फिर क्या लड़कों में भी है। एक लड़का है, वो जिम करता है, उसने सिक्स पैक वगैरह मसल्स वगैरह बना करके वो ऐसे कपड़े पहन कर आ रहा है कि उसकी मसल्स दिखें, सिक्स पैक एब्स दिखें, आ रहा है वो। कोई उसको देख रहा है गौर से, तो उससे कहता है क्या देख रहा है, जैसे उसे पता नहीं है कि वो क्या दिखा रहा है। अरे वही देख रहा है जो तू दिखा रहा है। लेकिन फिर भी ईगो को बड़ी सेटिस्फेक्शन मिलती है जब कोई कहे यू आर टू मस्कुलर। बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, लेकिन बेईमानी तो मत करो। ये जो बॉडी बनाई है अब इसको भी तो बनाओ मेंटली। यहाँ भी तो स्टेबल रहो, वहाँ तो स्टेबल हो गए, यहाँ भी तो स्टेबल रहो। कोई स्थायित्वता है कि नहीं? कुछ ठहराव है कि नहीं? कि दौड़े जा रहे हो, भागे जा रहे हो, कुछ पता नहीं। उस रेलगाड़ी की तरह क्यों दौड़ रहे हो जो जिसका कोई जंक्शन ही नहीं है, जो रुकने की जिसकी कोई गुंजाइश नहीं है, जो रुकेगी ही नहीं कहीं। कोई ऐसी रेलगाड़ी में बैठता भी जहाँ जो कहीं रुकेगी नहीं। तुम ऐसी रेलगाड़ी बने जा रहे हो। बहुत दोगलेपनों से भर गए हैं। कोई लड़का है, आजकल तो जनरल ट्रेंड सीधा सीधा होता है, तुम देखते हो। कोई भी लड़का किसी लड़की को देखकर अगर सेक्सुअली अट्रैक्टिव होता है तो उससे सीधा सीधा नहीं बोलता कि मैं तुझसे सेक्सुअली अट्रैक्टिव हूं, वो बोलता है आई लव यू। अरे झूठ क्यों बोल रहा है बेवकूफ? सीधी सीधी बात कर, सेक्स करना है, बात खत्म कर। बेईमानी क्यों करते हो? लोग बेईमानी करते हैं इसलिए फंसते हैं, और उनकी जिंदगी में अपने आप से फंसते हैं। सीधे सीधे बोलते हैं तो शायद फसाव ना हो। दुनिया में सारी शादियां क्या जीवन की ऊंचाई के लिए होती हैं? अरे सीधी साफ बात है, खाल मिलन है। इसको ऐसा कोई नाम मत दिया करो, उसमें कोई दम नहीं है। वो दोनों कौन सा मुक्ति की यात्रा के लिए शादी कर रहे हैं? उन्हें कौन सी ऊंचाई चाहिए? बस यूं ही है। उसमें कोई गहरी बात नहीं है, कुछ नहीं है उसके आधार में। एक ही आधार है उसका, शरीर, बॉडी। दोगलेपन क्यों? सीधी सीधी बात बोलो, साफ बात करो, सीधी सीधी, बिल्कुल साफ, नंगा सच। सच से भागते क्यों हो? मुंह क्यों छुपाते हो? मुंह छुपाते हो तभी तुम फंस जाते हो। एक लड़का जिसने जिंदगी भर चाउमीन खाई, पिज्जा खाया, बर्गर खाया, फास्ट फूड खाए, आज उसका पेट फैल रहा है। लेकिन उसको ये पता भी चल गया कि ये सब इसी वजह से हुआ है क्योंकि मेरा खान पान ठीक नहीं था, फिर भी खाया जा रहा है। दोगलापन। जब उसको ये पता ही चल चुका है तो फिर ये आगे क्यों बढ़ रहा है? दोगलापन। और हाँ, ऐसा नहीं है कि उसको शरीर के स्वास्थ्य से प्यार नहीं है, शरीर के स्वास्थ्य से प्यार है, लेकिन झूठ की दुनिया को छोड़ नहीं सकता। यही तो दोगलापन है, यही तो दिखावा है। अपने लिए भी दिखावा, दूसरों के लिए भी दिखावा। यही तो परम मूर्खता की परिसीमा है। ऐसा नहीं है, लोगों में बड़े गहरे गहरे दोगलेपन है।
लोग ऊंचा जीना चाहते हैं पर नीचा जीते हैं। लोग यात्रा शुरू नहीं करना चाहते। बहुत बड़े बड़े लोग जो अपने आप को बहुत बड़ा कुछ अलग समझते हैं, उनमें भी दोगलेपन निहित है। सब जगह ऐसा ही चलता है। एक बार एक पिता ने अपने बेटे के लिए फ़ोन किया। उसका बेटा कॉलेज में पढ़ता था। वो सोच रहा था कि यार, उसका पिता सोच रहा था कि मैंने अपने बेटे के लिए क्या क्या नहीं किया। मैंने उसका निर्माण किया है, उसको पढ़ाया है, लिखाया है, पाला है, पोसा है, सब कुछ दिया है वक्त पर जो उसको चाहिए था। तो उसने फ़ोन करके उससे कहा कि क्या चल रहा है बेटा। उसने कहा पापा जी, इस बार तो मैंने सिंगिंग कंपटीशन में भाग लिया और उसमें मैं जीत गया हूँ। उसको तो बड़ी खुशी हुई, लेकिन एक दुख भी हुआ। खुशी इस बात की हुई कि वो जीत गया, और दुख इस बात का हुआ कि वो अपनी जीत में अपने पिता को शामिल नहीं कर रहा है। उसने कहा बेटा देख, जो भी बोलना है बोल, लेकिन एक बात ध्यान रख कि मुझे भी तो अपनी जीत में शामिल कर। उसने कहा ठीक है पापा, बताओ आपको कैसे शामिल करना है। उसने कहा अब की बार से जो भी बोले तो ये मत बोलना कि मैंने सिंगिंग कंपटीशन जीता या कुछ भी जीता, ये बोल कि हमने जीता। उसने कहा ठीक है पापा। उसने कहा और बता क्या किया। उसने कहा कि पापा जी, अब की बार हमने कॉलेज टॉप किया है। उसने कहा बहुत अच्छा बेटे। और उसने कहा कि पापा जी, मैंने अपनी बार फुटबॉल कंपटीशन में भी हमने जीत हासिल की है। उसने कहा ये भी ठीक है। और पापा जी, जो गुप्ता जी की बेटी हमने पटाई थी, अब वो प्रेग्नेंट हो गई है, और उसको हमने ही तो प्रेग्नेंट किया था पिताजी। उसने कहा चुप कर बे, क्या कह रहा है तू, हमने कब, मैंने नहीं किया, वो तो तेरा ही काम होगा। उसने कहा लेकिन पापा जी, आप ही ने तो कहा कि मैं आपको हर जगह शामिल कर दूं। उसने कहा कि बस बस, तेरा काम तेरे ही पास रख, मुझे नहीं शामिल होना है। उसने पूछा पापा जी, हम जो गुप्ता जी की बेटी को प्यार करते थे, अब उसके प्रेग्नेंट होने पर करना क्या है, बता भी तो दो क्या करना है। पिता ने कहा कि अबे जो भी करना है तू ही कर, मुझे फंसवाएगा मरवाएगा क्या, उनके सामने जा कर के मैं क्या कहूँगा, अब क्या बोलूँगा मैं, मुझे फंसा रहा है तू तो। लोग सिर्फ वहाँ साथ रहना चाहते हैं आपके जहाँ आप ठीक हैं, और जहाँ उनको आप ठीक लगते हैं, और जहाँ उनको आप गलत लगते हैं वहाँ पे शामिल ही नहीं होना चाहते हैं आपके साथ। जब शामिल होना ही है तो पूरा पूरा हो। जब कह रहे हो कि तुम्हारे हर कार्य में मैं मिला हुआ हूँ, तो तुम इस कार्य में मिले हुए हो, फिर दोगलापन क्यों। अब टाइम आकर आप मुकर गए। तो आदमी में दोगलापन भरा पड़ा है, हर जगह भरा पड़ा है। ऐसा होता ही होता है, हर जगह दोगलापन है। एक बार हद से ज़्यादा शॉपिंग करने के बाद एक पत्नी जो शॉपिंग करके लाई थी सामान, उसमें 2-3 साड़ियाँ थीं। पति बेचारा परेशान हो गया था कि इतने सारी शॉपिंग, इतना तो मैं कमाता भी नहीं हूँ। वो बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। तो एक दिन वो ऑफिस गया हुआ था, और पत्नी ने वो फिर उसके जाने के बाद जो भी खरीद के लाई थी वो ट्राई करी, कौन कौन सी ठीक लग रही है, ठीक लग रही है, नहीं लग रही है। तो उसको एक साड़ी बहुत ठीक लगी जो बहुत महंगी थी, और वो महंगी साड़ी पति को उतनी बेकार लग रही थी, लेकिन वो था नहीं। उसने पहन कर तो उसके सामने देखी नहीं थी उसकी पत्नी ने। तो उसने वो साड़ी पहनी, चेक किया उसको, तो वो उसको तो बहुत सुंदर लगने लगी। पत्नी को अपने आप को तो वो बहुत सुंदर लगने लगी, लेकिन अब पहन ली है तो फिर दिखाने के लिए भी कोई चाहिए। अब दिखाने के लिए कोई था नहीं, तो इस चक्कर में उस पर तो प्रेशर हो गया, हाई उसका दिमाग होने लगा। उसने सोचा कि ये तो बहुत सुंदर लग रही हूँ मैं, मुझे किसी को दिखाना ही चाहिए। तो पति ऑफिस गया हुआ था, तो वो ऑफिस ही जा पहुँचे दिखाने के लिए, क्योंकि औरतों में तो दिखाने का भूत बहुत ज़्यादा सवार होता है।
और जो पति था वो ऑफिस गया तो था, लेकिन वहाँ जा कर के वो यही हिसाब लगा रहा था कि कितना पैसा कहाँ गया, क्या गया। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। तो उसने जो भी शॉपिंग की थी उसको बुरी ही वही लग रही थी। ये शॉपिंग, ये सामान उसको ये बहुत भद्दा लग रहा था, बेकार लग रहा था। और पत्नी उसको पहन करके ऑफिस ही और आ गई। तो अब तुम सोच सकते हो। तो फिर वो वहाँ पर पहुँची तो पति ने पूछा, क्यों आई हो? तो उसने कहा, मैं ये पूछने आई हूँ कि अब चूँकि सीधा नहीं बोल सकती ना कि दिखाने आई है कि वो कितनी सुंदर लग रही है, साड़ी में कैसी लग रही है, सीधा नहीं बोल सकती। तो वो बोलने लगी कि मैं ये पूछने आई हूँ कि शाम को खाने में क्या बना दूँ। उसने कहा, ये पूछने यहाँ तक आई हो? उसने कहा, बिल्कुल, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ ना। बोले, फ़ोन पर बता देती। नहीं, मैं तुमने यहाँ आकर ही बताना चाहती थी, सरप्राइज देना चाहती थी तुम्हें अचानक। उसने कहा, उसका तो दिमाग पहले से ही ख़राब हो रहा था। उसी साड़ी को पहन के आ गई जो सबसे महंगी थी, हिसाब लगा रहा था वो पहले से ही। तो फिर उस पत्नी ने कहा कि कैसी लग रही हूँ, सुंदर लग रही हूँ ना मैं? उसने कहा, बकवास बंद करो, दिमाग से पहले से ही ख़राब हुआ पड़ा है मेरा। अब वो तो बेचारी इतनी दूर से चल कर आई थी, तो वो भी बनना उठी, तुम्हारा दिमाग तो हर समय ख़राब रहता है और तुम तो मेरी कभी सुनते ही नहीं हो, और ऐसा वैसा कुछ ना कुछ बोलने लग गई। अब वो तो, अब पति तो डरते ही हैं पत्नियों से। तो उसने कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ बकवास मत करो। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि बकवास बंद करो, तुम सुंदर नहीं, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। तो देखा दुगलापन हो गया कि नहीं हुआ? कहना कुछ और चाहता है, क्या कुछ और दिया। उसने कहा, आप चुपचाप तुम जाओ यहाँ से। उसने कहा, जाओ यहाँ से? अभी तो आई हूँ, अभी चली भी जाऊँ? उसने कहा, मेरा मतलब है, अब कहना तो वही चाहता था कैसे भी करके चली जाए यहाँ से, लेकिन फिर कहने लगा, नहीं नहीं, मेरे सीनियर आ रहे हैं ना, इसलिए तुम्हें अब चले जाना चाहिए, ऐसा बोल रहा हूँ। तो लोग वो नहीं कहते जो कहना चाहते हैं, साफ साफ नहीं कहते। लोगों की हर बात के दो मतलब होते हैं, और पति पत्नियों में तो जितनी भी बातें होती हैं उनके दो ही मतलब होते हैं। एक मतलब कभी होता भी है, कभी भी आजकल पत्नियां पतियों पर किसी बात का भरोसा कर भी सकती हैं क्या? कभी नहीं कर सकती हैं। पति भी कौन से पत्नियों पर पूरा भरोसा करते हैं? भरोसा करते ही नहीं है। और पति शाम को पी के आता है, वो 1000 बहाने बनाता है, कहाँ गया था, ऐसी जगह बताएगा जगह। पत्नी अर्थ ही सोचती ही है ये झूठ तो पक्का बोल रहा है, भले वो सही बोल रहा हो। आजकल तो ये ट्रेंड बन चुका है कि जो भी कह रहा है वो तो गलत हुआ ही। हर बात में पहले ये पूछा जाता है, आप सही बात ही बता दो, जितना भी बोला ठीक है, अब सही बात बताओ, जो सही है वो बताओ ना। अभी वो ट्रेंड आ गया है आजकल, क्योंकि आज सीधा सही तो कोई कहीं नहीं देता, साफ साफ बात कौन करता है अब। और दोगले अर्थ तो होते ही हैं लोगों के। तो ये दोगले अर्थ तब पैदा होते हैं जब हमें दूसरों की नज़रों को संतुष्ट करना होता है, साफ साफ नहीं कहते हम किसी बात को। अरे जब, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब तुझे शॉपिंग नहीं करानी थी तो मना कर देता, नहीं करानी है, मेरे पास पैसे ही कमी है। और वो पत्नी कौन सी होती है जो समझती नहीं है पति की स्थिति, और फिर क्यों किसी और के पैसों पर शॉपिंग करनी? अपने पे करो, अपना कुछ करो, या फिर मत करो, लिमिट में रहो, उतनी ही रहो जितनी ज़रूरत है। तो कुल मिलाकर के अदर डिपेंडेंस, दिखावट, यही तो जीवन की बदबूएं हैं, और यही बदबूएं इन लोगों में ज़्यादा पाई जाती हैं। इनका काम ही दिखावे का है। पार्टी में कौन सी ड्रेस पहननी है, कैसे जाना है, कौन सी मौज करनी है, और कौन सी शराब आज खुलेगी, कौन सा ढक्कन खोला जाए आज, कितने टाइम तक रहना है, कौन कौन दोस्तों को बुला लिया जाए, ये। और हमने पार्टी की, ये भी एक दिखावट की बात होती है। देखो ना, हमने पार्टी की। पार्टी अपने लिए बहुत कम होती है, दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा होती है। सच्चाई है कि पार्टी में दूसरों को इसलिए बुलाया जाता है ताकि ये बताया जा सके कि हमने पार्टी की, और उन लोगों को तो विशेष बुलाया जाता है जिनको चढ़ाना होता है।
उनको सबसे पहले बुलाया जाता है, क्योंकि उनको भी तो बताया जाता है कि हम कर रहे हैं पार्टी, देखो। तो ये सारी चीज़ें गोल गोल घूमकर एक ही बात कहती हैं कि जड़ों में कुछ और है और उड़ान किसी और चीज़ की, नींव कुछ और है और दीवार कोई और। दिख कुछ और रहा है, दिखा कुछ और रहा है, रहे हो, साफ साफ नहीं हो, क्लैरिटी नहीं है, स्पष्टता नहीं है। अगर तुम उलझोगे तो कभी सुलझाव पैदा नहीं होगा। तुम यही तो करते हो, या तो किसी को उलझाते हो या खुद उलझते हो, यही तो करते आए हो। दूसरों से तुम्हें क्या लेना देना, क्या मतलब, क्यों उन पर इतना निर्भर रहना, क्या उनसे चाहिए तुम्हें, क्यों उनका चाहिए तुम्हें, क्यों उनका सम्मान तुम्हें चाहिए, क्यों उनकी प्रशंसा तुम्हें चाहिए कि वो करें, क्यों उनका विश्वास तुम्हें चाहिए, क्यों उनका विश्वास इतना, कौन है वो, अपना विश्वास क्यों नहीं जीतते तुम, क्यों उनकी बड़ाई तुम्हें लूटनी है, उनकी बड़ाई लूटनी है, अपनी नहीं, क्यों क्यों तुम्हें सब कुछ दूसरों का ही चाहिए, और क्यों जो दूसरे लेते हैं वही तुम्हें भी चाहिए, कुछ अलग क्यों नहीं चाहिए, जो औरों को बनना है वही तुम क्यों बनना चाहते हो। सदा दूसरों से तुलना, कहीं मैं दूसरों से पीछे ना रह जाऊं, दूसरों से पीछे ना रह जाऊं, पर दूसरे जा कहां रहे हैं, और दूसरों को जहां जाना है वहीं तुम्हें क्यों जाना है। तुम्हारा रास्ता अलग नहीं है, तुम्हारी जिंदगी अलग है तो तुम्हारे रास्ते भी अलग हैं। तुम्हें दूसरों के रास्ते ही क्यों पसंद है, दूसरा जो गाड़ी खरीदता वही तुम्हें क्यों लेनी है, दूसरा जैसा घर बनाता है वैसा ही तुम्हें क्यों बनाना है, या फिर उससे ही बड़ा क्यों बनाना है, उससे ही छोटा क्यों बनाना है, उससे ही क्यों तुलना करनी है, पड़ोसियों से क्यों तुलना करनी है। जब तुम्हारे रास्ते अलग हैं, तुम्हारी दुनिया अलग है, तुम्हारा सब कुछ अलग है, तो तुम अलग क्यों नहीं जा सकते। और तुम्हारे रास्ते को तुम्हारे अलावा और कोई नहीं जानता, ये बात और ध्यान रखना। कोई भी दूसरा आदमी तुम्हारा रास्ता तुम्हें नहीं बता सकता। तुम्हारे रास्ते की तरफ इशारा भले ही कर दे, और इशारा भी बहुत कम लोग कर पाते हैं, इशारे करने वालों को ढूंढना पड़ता है। जो तुम्हारे रास्ते पर चलना है ना तुम्हें, वो तो तुम्हें कोई नहीं बता सकता अलावा तुम्हारे। पक्षी जैसा आसमान में उड़ते हैं, वहाँ पर कोई पगडंडी नहीं बनती, कोई लकीर नहीं बनती। उड़ने के लिए तो खुद ही रास्ता बनाना पड़ता है। वहाँ कोई हाईवेज नहीं है, कोई नेशनल हाईवेज नहीं चलती है आसमान में, या पक्षी उड़ते हैं, गिद्ध उड़ते हैं कि गिद्ध जिस रास्ते से गई चिड़िया भी उसी रास्ते से जाएगी ना, ऐसा नहीं होता है। और जब तक तुम दौड़ रहे हो तब तक तो तुम्हारे लिए रास्ते दुनिया द्वारा बनाए हुए झूठे रास्ते होते हैं, और जब तुम उड़ोगे तो कोई रास्ता नहीं होगा। प्रतिभा क्या होती है, टैलेंट क्या होता है, टैलेंट के लिए रास्ते होते हैं लेकिन प्रज्ञा के लिए रास्ते नहीं होते। प्रतिभा के लिए रास्ते होते हैं, प्रज्ञा के लिए रास्ते नहीं होते। और जब तुम में आ जाते हो तो उड़ान भरनी होती है, और जब तक तुम दूसरों में रहते हो तब तक दौड़ना पड़ता है। दौड़ते रहो, दौड़ते रहो, दौड़ते रहो। दूसरों में दौड़ है जो डिस्टर्ब करती है, खुद में उड़ान है, आनंद है, आसमान है, सुकून है। तुझमें जो तेरा छिपा है, तेरा है वो, वहाँ कोई और नहीं। समझ ले इस बात को कि अलावा तेरे तुझे जान सकता कोई और नहीं। छिपा है तेरे अंदर वस्तु, तू ही जगा सकता है उसको। तेरे अलावा तुझे जगाने आएगा और कोई नहीं। कदम कदम मिला, पल पल छान, सार सार समझ, सच सच जान। उतर कर अपने ही असली आशियाने के
आलिंगन से तू संभल सकता है अपने बनाए गए सार गर्भित सारों से। अपने में आकर अपने को संभाल, छोड़ दूजे की नज़र को। नाचना है तुझे तो नज़र की नज़ाकत निज नज़र से बनाना शुरू कर। कोई और नज़र तेरी नज़र नहीं हो सकती। जाना है यदि अपने आप में तो अपने आप को संभाल, आ खुद में। दुनिया के कलेश पैदा होते हैं क्योंकि वो सारे कलेश तुम खींचते हो अपनी ओर चुंबक की तरह। आकर्षण तुमने ही बनाया है तुम्हारा। मत प्रभा करो किसी भी आँख को संतुष्ट करने की। मत किसी की उम्मीदों को पूरा करो, मत किसी से उम्मीद करो। ना किसी के लिए ज़्यादा फूल बनो और ना किसी के लिए कांटे बनो। बस तुम तभी किसी के लिए उनका कुछ दे सकते हो अगर तुम किसी को कुछ देने की ना सोच कर दो, क्योंकि जब कुछ देने की सोच कर देते हैं तो उसमें अपना ही स्वार्थ समाहित हो जाता है। अपने आप को अपने में सुस्थिर करें, इससे आगे ना जाएं। आवश्यक है ये, तभी दोगलेपन मिटेंगे, वरना नहीं मिट सकते।